बजट की अनाउंसमेंट के बावजूद अभी तक ये बेयकीनी पाकिस्तान में ख़त्म नहीं हुई कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड वो पाकिस्तान में प्रोग्राम बहाल कर रहा है या नहीं बहाल कर रहा। इस बेयकीनी का सज़ा और उसका नतीजा ये है कि पाकिस्तानी रुपए के ऊपर एक दबाव वाली कैफियत बरकरार है। एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर ये तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के दिलों में मौजूद हैं कि आइंदा माली साल के अंदर जो हमने बैनुल-अक़वामी कर्ज़े वापस करने हैं, पाकिस्तान ने दूसरे ममालिक से जो कर्ज़े लिए हुए उनको जो वापस करना है उसके लिए वसाइल कहाँ से आएंगे। एक अंदाज़ा ये है कि हमें हर साल अगले 3 सालों में 22 से 25 अरब डॉलर चाहिए इंटरनेशनल डेट सर्विसिंग की मद में, और ये 22 से 25 अरब डॉलर का एक हिस्सा तो कुछ कर्ज़े हमने चाइना और सऊदी अरब से लिए हुए हैं, वो रोल ओवर करके पूरा कर लेंगे, लेकिन फिर भी हमें एक ख़तीर रकम चाहिए होगी, 10, 12, 14 अरब डॉलर हर साल चाहिए होंगे ताकि हम कहीं डिफ़ॉल्ट ना कर जाएं। और ये करना नामुमकिनात में से नहीं है, कुछ ऐसी बुनियादी शराइत हैं उसके लिए। एक तो जो पाकिस्तान के कर्ज़ों का बड़ा हिस्सा है वो मल्टीलैटरल लोन्स पर मुश्तमिल है, वर्ल्ड बैंक है, ADB है, इसी तरीके से दीगर अदारे हैं। वो बहाल नहीं हो रहे। बहाल क्यों नहीं हो रहे कि वो IMF के प्रोग्राम का इंतज़ार कर रहे हैं। कहते हैं IMF ऑन बोर्ड आएगा तो हमारे कर्ज़े तैयार हैं, हम आपको कर्ज़ा दे देंगे। IMF बहरहाल एक नामालूम वजूहात की बिना पर अभी तक बहाल नहीं हो पाया। उसके एक और सज़ा जो हमें नज़र आती है फ़ौरी तौर के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी को भी और पाकिस्तान के लोगों को भी, रिमिटेंसेस की मद में पिछले साल पाकिस्तान को कम व बेश 31 अरब डॉलर हासिल हुए। जो गैर मुल्क में मुकीम पाकिस्तानी हैं उन्होंने जो रकूम पाकिस्तान भेजी वो अब 31 अरब डॉलर से गिर कर इस साल एक अंदाज़ा ये है कि 27 अरब डॉलर या उससे कुछ ज़ायद रहने की तवक्को है। इसी तरीके से जो बरामदात हैं पाकिस्तान से वो भी कम व बेश इतनी ही थी, 31 अरब डॉलर पिछले साल, और वो भी 27 से 28 अरब डॉलर के करीब रहेंगी, इससे ऊपर नहीं जा पाएंगी। तो हमने 7 अरब डॉलर के करीब इस साल गवा दिया है, इसलिए कि हमने इंपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया, दबा के रखा। जो हमारा शरह मुबादला है डॉलर के मुकाबले में उसमें बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा, और ये बेयकीनी की कैफियत का नतीजा था कि रिमिटेंसेस में भी फॉल आया, एक्सपोर्ट्स में भी फॉल आया। और रिमिटेंसेस में फॉल आने की एक वजह यह भी हो सकती है कि कुछ ऐसी इंपोर्ट्स ब्लैक मार्केट के ज़रिए फाइनेंस हो रही हूँ। जो रिमिटेंसेस आनी थी वो बजाय बैंकिंग चैनल्स के ज़रिए आए, वो कहीं हवाला हुंडी वाले के पास जाके वो पाकिस्तान में रुपए आ जाते हों, और वही फॉरेन एक्सचेंज जो है कुछ इंपोर्ट्स को जो किसी चोरी वाले किसी रास्ते से घूम फिर के पाकिस्तान पहुँचती हैं उनको फाइनेंस किया जा रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान ने एक साल पूरा जितना दबा सकते थे इंपोर्ट्स को उतना दबाया। डॉलर्स नहीं थे इसलिए और ऑप्शन नहीं थी, लेकिन क्या हल यही था? मेरे ख्याल में इससे बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता था। IMF का प्रोग्राम नवंबर में आखिरी किस्त के अजरा के बाद रुका था, तो पिछले 7 माह हमने जिस बेयकीनी के साथ पाकिस्तान को आगे चलाया 25 करोड़ के मुल्क को, ये बहुत एक ज़ालमाना तरीक़ाकार था। कुछ बुनियादी शराइत में से उनका मुतालबा ये था कि फ़ॉरेन एक्सचेंज की जितनी पाकिस्तान को ज़रूरत है दोस्त ममालिक से, 4 अरब डॉलर की हम उनको इंश्योरेंस करवा रहे हैं। वो कहते थे आपको 2 अरब डॉलर और चाहिए, 6 अरब डॉलर की देंगे तो फिर हम ये नवा रिव्यू जो है आपका बोर्ड में लेके जाएंगे। अब ये 2 अरब डॉलर हमारी 60-70 अरब डॉलर की सालाना इंपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है। 30-31 अरब डॉलर हम बरामदात भी करते हैं, 30-31 अरब डॉलर की रिमिटेंसेस भी आती हैं, तो 2 अरब डॉलर नहीं पाकिस्तान को मिला। अंदाज़ा करिए पाकिस्तान जैसे मुल्क को 2-2.5 अरब डॉलर चाहिए, तो इसलिए मेरे इसके ऊपर काफ़ी शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इन्फ्लेशन एज ए रिज़ल्ट, क्योंकि डिवेल्यूशन बहुत हो रही थी, गिरता जा रहा था, रुपया गिरता जा रहा था, तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन बहुत पाकिस्तान में आ गया। उसको कंटेन करने के लिए हमने जो पॉलिसी रेट है स्टेट बैंक का उसको 21% के ऊपर ले गए हुए हैं। तो जो सालाना बुनियादों के ऊपर हम 3-3.5 हज़ार अरब रुपया इंटरेस्ट पेमेंट्स में देते थे, वो अगले साल जो जिसका बजट का ऐलान किया गया है उसमें 7,300 अरब रुपया हमने इंटरेस्ट पेमेंट्स की मद में रखा है। जो फेडरल गवर्नमेंट के नेट रेवेन्यूज़ होंगे वो इससे कम होंगे, तो हम बैंकों से मज़ीद पैसे उधार लेंगे बैंकों का कर्जा चुकाने के लिए। तो ये सस्टेनेबल हम नहीं रहे, इस स्ट्रक्चर के अंदर पाकिस्तान अब सस्टेनेबल नहीं है। तो हमें कुछ बुनियादी इश्यूज़ को एड्रेस करना है, और बुनियादी इश्यूज़ यही हैं कि आपकी रेवेन्यू इतनी हो कि आपका खसारा सस्टेनेबल लेवल पे रहे, आपको बरामदात बढ़ानी है। 5-7 अरब डॉलर अगर पिछले 15-20 साल का हिसाब हम रखें ना, पिछले 70-75 सालों से छोड़ दें, सिर्फ 15-20 साल का हिसाब रखें, तो 5-7 अरब डॉलर सालाना की हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी रह जाती है, जिसकी बिना के ऊपर पाकिस्तान का रुपया गिरता जा रहा है और हम उसको संभालने के काबू नहीं है। और यही सूरत हाल ने पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी जो है बहुत मुश्किल कर दी है। पाकिस्तानी लोग पिछले 2 सालों में मुसलसल गरीब हो रहे हैं। पर कैपिटा आमदन जो है वो 2 सालों से मुसलसल गिर रही है, नीचे, ऊपर नहीं जा रही है। हम लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी नहीं ला रहे, मुसलसल नीचे गिर रही है। तो लोग पहले से गुर्बत में और बेरोज़गारी में, इस पुअर इकनॉमिक मैनेजमेंट की वजह से पाकिस्तान के जो लोग हैं पहले से ज़्यादा इक़्तिसादी मुश्किलात का शिकार हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम इन
इन इश्यूज़ को डिस्कस करके क्या मुमकिन हल हो सकते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। जो हमारे पास मेहमान शख्सियात हैं, ज़ुबैर मारूफ कारोबारी शख्सियत भी हैं और चेयरमैन हैं बिजनेसमैन ग्रुप के, ये हमारे साथ हैं। आसिफ पीर साहब, पाकिस्तान में जो पिछले 2-4 सालों में एक रोशनी की किरण नज़र आती है वो आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की बरामदात हैं। ये गेम चेंजर हो सकता है अगर हम इस सेक्टर को मुकम्मल फोकस करके फैसिलिटेट करें, जो कुछ होने चाहिए उनके साथ बात करें और उनको हेल्प आउट करें, और ये वो अरबों डॉलर कमा के हमें दे सकता है। वही 5-7 अरब डॉलर जिसकी कमी पाकिस्तान को रुसवा करती है, वो ये अकेला सेक्टर कमा के दे सकता है। इसके अलावा अशफाक तोला साहब वो हमें ज्वाइन करेंगे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ से। ज़ुबैर मोतीवाला साहब, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। अभी की जो सूरत हाल है, क्या बजट के बाद आपको लगता है कि हम बेहतरी की जानब जाने वाले हैं या अभी भी वहीं खड़े हैं जहां बजट से पहले थे? देखिए जी, नदीम साहब ने जो इंट्रो में बहुत सारी बातें की, उसमें मैं ये समझता हूँ कि देख, फिस्कल स्पेस हमारे पास बिल्कुल नहीं। हम कोई ऐसा वेंचर नहीं कर सकते, कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। मतलब जो भी, अगर आप जैसा आपने बताया कि 7,300 के सिर्फ आप इंटरेस्ट के बदले में पेमेंट करेंगे, तो आप मुझे बताएंगे फिर कैसे उसको हम आगे लेके चलेंगे। इसका तरीकाकार यही था, बजट और नो बजट हमको करना ही चाहिए था कि एक्सपोर्ट को सपोर्ट करते, आईटी की एक्सपोर्ट को सपोर्ट करते, फिर आपकी जो ब्लीडिंग हो रही है उसको रोकते। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो फिलफौर जो काम होना चाहिए वो ये कि हमारे पास 3 ट्रिलियन रुपए की ब्लीडिंग है, बिल्कुल साफ साफ। 1300 बिलियन डॉलर हम स्टेट ऑन एंटरप्राइजेस को खाली इसको चलाने के लिए, खड़ा रखने के लिए, उनके नुकसानात को पूरा करने के लिए हम उसको दे रहे हैं। 1700 बिलियन डॉलर जो है 1.7 ट्रिलियन हमारा सर्कुलर डेट में जाता है। इन दोनों को एड्रेस करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि आप अगर डॉलर सेव्ड इज डॉलर अर्न्ड की बात है, इसको आपको करना चाहिए। नंबर 2 पे उन्होंने जो एक काम किया वाटर ट्रेड का अफगानिस्तान और अपना ईरान से, दैट इज अ गुड थिंग। उसको प्रमोट करना चाहिए, उसको चलाना चाहिए, ताकि हम वाटर के अंदर जो चीजें ले सकते हैं। अगर पाकिस्तान से ईरान को कोई चीज चाहिए तो जरूर हमसे भी कुछ लेगा, तो इससे जो ना फायदा हो जाएगा। और अगर आप आगे देखें जो उन्होंने स्टेप्स लिए हैं, आप इसके अंदर सामने देखें कि हमने क्या किया। बिकॉज ऑफ दी, मैंने इल्जाम दे या नहीं किया, शायद मैं भी होता तो यही करता, लेकिन बात यह है कि अब अगर हमने एक्सपोर्ट को स्पेस तो देनी है, आप कोई ऐसी बात समझ में आती है शायद अरबाब इख्तियार के हलकों में, कि चूंकि डॉलर जो है वो 200 रुपए से 300 रुपए हो गया है, तो जो ना इनको जो ना विंडफॉल मिल गया है और ये जो ना बना इनको। ये मैं आपको बताता हूँ कि सर, जब हमारे डॉलर की जब आती है, जब हमारा रुपया डिप्रिशिएट करता है, वी रिसीव ईमेल फौरी तौर पर कि आपका रुपया डिप्रिशिएट हो गया, अब हमें दाम काट के दें। तो वो जो अब ये कहना, इसके बाद दूसरी बात ये होती है कि 60% ऑफ द रॉ मटेरियल इज इम्पोर्टेड। तो वो जो 2 चीजें हैं उसको अगर आप कैलकुलेट करें तो रुपए का डिप्रिशिएट होना न सिर्फ मुल्क को नुकसान देता है जिसमें हमारी डेट बढ़ जाती है इन डॉलर टर्म्स, बल्कि हमारे लिए जो है ना, यहाँ भी जब आप इसको देखते हैं तो हमारे लिए भी कोई खास फायदे वाली चीज नहीं होती, क्योंकि हम उसी हिसाब से कैलकुलेट करके हम देते। उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें कि हमने कॉम्पीट किससे करना, आप नदीम साहब, बिल्कुल सीधी सी बात है कि अब हम क्या फिगर्स देते हैं कि जी यूएस के अंदर रिसेशन है, ईयू में रिसेशन है। यूएस की इंपोर्ट जो है ना वो 10% कम हुई है, ईयू की जो है ना इंपोर्ट 13% कम हुई, लिहाजा हमारी एक्सपोर्ट जो है यूएस को वो 8-9% कम हुई है, तो ठीक है, दुनिया से इनकी इंपोर्ट कम होगी। इसी तरह ईयू से हमारी 9% कम हुई है, उनकी 13% इंपोर्ट कम हुई है। हम अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये बात नहीं है। रीजनल कंपटीशन के अंदर आप बांग्लादेश ने जिस अरसे में हमने टेक्सटाइल के अंदर $2 बिलियन की कमी की, उसी पीरियड के अंदर $5 बिलियन का बांग्लादेश ने ज्यादा एक्सपोर्ट किया। जब भी रिसेशन होता है तो कम प्राइस की कीमत की चीजें जो होती हैं वो बिकती हैं। हम जो है ना बल्क वाली चीजों को प्रोड्यूस करने के काबिल इसलिए नहीं है कि हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हाई है। हम हाई एंड के अंदर बहुत अच्छे हैं, हम ज़ारा को सप्लाई कर सकते हैं, एडिडास को, नाइकी को, बहुत सारे ब्रांड नेम्स को हम सप्लाई करते हैं। उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है, उनकी एक लिमिट होती है, लेकिन जो बल्क आइटम्स होती है उनकी कोई लिमिट नहीं होती, वो कंटेनर्स के हिसाब से बिकते हैं। वो मुल्क को ज़र मुबादला ला के देते हैं, वो डॉलर्स ला के देते हैं। हम उसके अंदर फेल इसलिए हो जाते हैं कि हमारी कॉस्ट और बांग्लादेश की कॉस्ट के अंदर तकरीबन जो है ना 20 से 22% का फर्क है, विच कैन बी इजीली बी
दुरुस्त है। regulated by government, कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी को मुकर्रर करें और उसको देखें कि हमारी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और इनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में कितना फर्क है। मैं $1 जिसकी मेरे पास कॉस्ट आती हो, मैं 85 सेंट में 9 सेंट में नहीं बेच सकता, लिहाजा वी हैव टू डिनाई दी ऑर्डर्स और इसके नतीजे में अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होती है, एक्सपोर्ट भी कम होता है। हम 4 से 5 बिलियन डॉलर अगले 1 साल के अंदर, 1.5 साल में हम बढ़ा सकते हैं अगर हमें कंड्यूसिव इनेबलिंग एटमॉस्फेयर, मतलब ये है कि अगर आप इंटरेस्ट रेट में से 24% लेंगे और मेरे कॉम्पिटिटर के पास अगर 12% होगा, इसके बाद आप जो डीएलटीएल आपने फ्रीज कर दिया, फिर आपने जो है सेल्स टैक्स के रिफंड की जो था उसके अंदर प्रॉब्लम कर दिया, फिर जो कॉम्पिटिटिव रेट्स थे, रीजनली कॉम्पिटिटिव टैरिफ थे गैस के, इलेक्ट्रिसिटी के, वो आपने इसको फ्रीज कर दिया। मैं समझता हूँ कि पैसे नहीं है और आईएमएफ की कंडीशनलिटीज हैं, लेकिन एट द सेम टाइम ये सारी एक्सपोर्ट्स को रोकता है। एंड आई टोटली एग्री विथ यू नदीम साहब कि द वे आउट एंड क्विक फिक्स इज to support IT at every level.